अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से है कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो आइंदा इलेक्शन है, पार्टी इलेक्शन, उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। ये पहले तो ख़बर आई और फिर उसकी तरदीद भी जारी की पीटीआई ने से अपने ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके तर्जुमान का उनका बयान जो है वो जारी किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली की जो सज़ा है उसके बाद वो पार्टी हेड के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ये वही असूल है जो 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ के ऊपर इसका इतलाक़ किया गया था कि जो एमएनए बनने का अहल नहीं है, जो नाअहली उनके ऊपर उस वक्त आ चुकी थी, उसके बाद उनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया। वही असूल, सेम प्रिंसिपल जिसको पीटीआई ने उस वक्त बहुत वेलकम किया था, वो अब ख़ुद इमरान खान के ऊपर लागू होने जा रहा है। तोशाखाना में उनकी नाअहली की सज़ा बरकरार है, वो अपील में है, लेकिन नाअहली उनकी हो चुकी है, इसलिए वह पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो खड़े होंगे भी तो इलेक्शन कमीशन उनको बताएगा कि आप क्वालिफाई नहीं करते। वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक फ़ैसला किया है कि पार्टी के अंदर से ही किसी और को खड़ा किया जाए। इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि पहले लोगों का ख्याल ये था इब्तदाई तौर पर कि अलीमा ख़ान को इमरान खान ख़ुद से नॉमिनेट करेंगे कि वो पार्टी चलाएँगे। अगर उनकी सज़ा का अमल आगे चलता है या उनकी नज़रबंदी बरकरार रहती है या उनको जेल की सज़ा हो जाती है तो अलीमा ख़ान उनकी एब्सेंस में पार्टी चलाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैं मज़ीद उसकी अभी वजाहत आपको करूँगा। फिर दो नाम और एक क्यास आई थी कि शायद हामिद ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये दो बड़े इनके की प्लेयर्स हैं पार्टी की लीगल ओपिनियन के फॉर्म करने के हवाले से भी, आइनी मामलात के हवाले से भी, तो किसी इन दो में से किसी एक को नॉमिनेट करेंगे। अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ तो आज हमने एक मैनेज्ड किस्म का मुज़ाहरा होते देखा और मेरे ख़्याल में शायद ये पहला स्टेप है, आइंदा मज़ीद इस तरह की चीज़ें आपको होती नज़र आएँ। लेकिन पार्टी की जो इंटरनली एक्सपेक्टेशन है, अब हमारी उनकी जो इंटरनली मीटिंग्स हुई हैं उससे हमारी जो अभी तक की खबर यह है कि गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, उनको इमरान खान नॉमिनेट करेंगे और उनकी मंजूरी के साथ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे और मुंतखब भी हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान पार्टी के सदर हों, चेयरमैन हों या सज़ा पा के जेल में हों, पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी और पॉपुलर वोट भी वो इमरान खान का है, वो ना बैरिस्टर गौहर का है ना किसी और का। ये सूरत हाल अभी तक की हमारे सामने है। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ख़ुद से एक बयान के अंदर इस बात का ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने पहले वो आपको सुनाता। कल हो सकता है कि बाकायदा ऑफिशियली एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इसके ऊपर अपनी जो पार्टी पोजीशन है और जो उनके फ़ैसले हैं उनका ऐलान जो है कल दोपहर के वक्त 2 बजे के करीब उसका बाकायदा ऐलान कर दे और तफ़सीलात हमारे सामने आ जाएँ। फिर इस इशू को फर्दर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पीटीआई इस वक्त प्रैक्टिकली एक पीटीआई वो है जिसको परवेज़ खटक साहब जो भी कहें उसको हाईजैक कर चुके हैं या उसको अलहदा करके ले जा चुके हैं। केपीके वाली तकरीबन पीटीआई जो है इस वक्त परवेज़ खटक के कंट्रोल में एक नई पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप था वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना चुका है। कुछ इनके लोग जो हैं वो पीएमएलएन का हिस्सा बन चुके हैं और तीसरी वो पीटीआई है जिसके चेयरमैन अभी तक तो इमरान खान है, कल के बाद फैसला हो जाएगा कि वो गौहर होंगे या कोई और होंगे। तो 3 पीटीआई हमारे सामने मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी या वो ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैनूवरिंग को मैनेज करते हैं, उनकी शायद दिली ख्वाहिश होगी कि इमरान खान के नीचे जो बाकी की पीटीआई है उसके अंदर से भी कोई एक आध अगर ग्रुप निकल सकता है तो वो भी निकल जाए। नॉट ए वेलकम सिचुएशन। सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम का बायस होती हैं, इन्हें खड़ा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो वफाक को मजबूत कर सकें। सियासी जमातों से जमहूरियत का अमल आगे बढ़ता है वो भी मजबूत हो, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी। नून लीग को तोड़ के पहले काफ लीग बनाई गई थी जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और पूरा 53 एमएनएस के साथ 2008 की असम्बली में वो आ गए थे। शायद इस वक्त वही पोजीशन जो है वो आईपीपी को हासिल हो जाए और ऐसा ही एक ग्रुप जो है वो परवेज़ खटक के साथ खड़ा हो जाए। बाप पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत गिरा कर बनाई गई थी 2017 में, तो पीटीआई उसी एक मरहले से गुजरने वाली है। बनेगा क्या इसका और पाकिस्तान में जमहूरियत तो इस्तेहकाम आएगा कि नहीं आएगा, ये आइंदा आने वाले दिन जो है उसकी राह मुतय्यन करेंगे। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF से, और अज़मा बुखारी साहब हैं PMLN से, महमूद मौलवी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अब्दुल्ला साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। पार्टियां टूटते बनते आपने भी देखी होंगी,
और ये वाला जो अमल इस वक्त पीटीआई के ऊपर जारी है, ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े 3 ग्रुप्स हैं, इसके अलावा अभी ख़तरा और है कि इसमें से 1-2 और भी पार्टियाँ निकलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। देखिए, थोड़ा फ़र्क है। माजी में जिन पार्टियों बड़ी पार्टियों ने जन्म लिया है, उसमें ज़रूर किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी रजीम का हाथ होता है। मसलन फ़र्ज़ करिए PMLN से काप लीग ने जन्म लिया, और पीपल्स पार्टी से मिल्लत पार्टी ने, पेट्रियाट ने, पता नहीं किस ने इसी तरह अपने बाप का नाम लिया, जुनून से जन्म लिया। लेकिन थोड़ा PTI की सूरत हाल इनसे मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि PTI की तोड़ने में, उनकी बंटवारे में, उनकी तकसीम और इंतशार में सबसे बड़ा रोल किरदार इमरान खान का है, क्योंकि उन्होंने वो पॉलिटिक्स की, वो सियासत की जिसमें हम सियासी ज़बान में सियासी शिद्दत पसंदी और सियासी इंतहा पसंदी से ताबीर करते हैं। बिलखुसूस सानिया 9 मई आपके सामने, उससे पहले इस्लामाबाद पर 2-3 दफ़ा उन पर चढ़ाई करना, वो गालियाँ जो आपको मालूम है कि एक इदारे की सरबराहों के बारे में जो ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, असम्बलियों को तोड़ना, पंजाब असम्बली यानी हसाबसा असम्बली उनके पास थी, इनकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये सब कुछ जो कुछ भी है उनके सामने, ये सारे उनका किया दरा है। जैसे कि हमारे कुरान करीम में इरशाद है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत आप पर मुसल्लत हुई है ये आपके हाथों का किया दरा है। तो इसलिए आज अगर PTI 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है, पार्लियामेंट्रियन में परवेज़ खटक, IPP में वो PTI जिसको चेयरमैन इमरान खान हेड कर रहे हैं, एक PTI वो है जो मफरूर है, एक PTI वो है जो घरों में बैठी है खामोश है, बल्कि 5 PTI है। एक वो है जो मफरूर है, एक वो है जो खामोश घरों में बैठी है, वो PTI है जैसे शीरी मज़ारी वगैरह, और एक PTI ये है जो IPP की सूरत में, परवेज़ खटक की सूरत में, एक वो जो अभी गौहर और शरवत मरवत, क्या नाम है उसका, शेर अफजल मरवत, उसको हेड कर रहे हैं। तो 5 PTI, इस 5 PTI यानी PTI की तकसीम में सबसे बड़ा और अहम रोल किरदार जो है वो इमरान खान का ख़ुद का है। इसमें अगर फ़र्ज़ करे कोई ताकतवर मराकज़ इसमें रोल अदा कर रहा है, फ़र्ज़ करे अगर कर रहा है, तो उसको मौका भी इमरान खान ने खुद दिया है। फ़र्ज़ वाली तो बात ही कोई नहीं है ना, उसके बगैर यह काम आगे नहीं बढ़ सकता। वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको मौका किसने दिया? PMLN मेरे ख्याल में बड़ी कड़वी गोलियां निकली थी, आप लोगों ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। आप लोगों को अभी PTI के ये हिस्से अलग-अलग होते हुए आप लोगों का रिएक्शन क्या है, रद्दमल क्या है आपका? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, अगर तो ये सियासी पार्टियां जो है वो एक जो सियासी तौर से बनी हुई हों, फिर उनकी कोई आइडियोलॉजी हो, फिर उनकी कोई बैकग्राउंड हो, और फिर वो सियासी पार्टियों को कोई तोड़ने की बात करे तो चले, वो तो शायद हमारी हिस्ट्री में नज़र आता है। लेकिन PTI इस हवाले से मुख्तलिफ है, ना ये किसी आइडियोलॉजी पे बनी थी, ना जो है इसके अंदर कोई एज सच कोई नज़रिया था। इर्द गिर्द से इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए गए थे, इनको इर्द गिर्द से जो है वो लोग इकट्ठे करके दिए गए थे पार्टी बनाने के लिए, और इस जमात में जो है वो हवा भरी गई थी। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो शेर अफजल मरवत है, उनके स्टेटमेंट की नफ़ी कर दी है तहरीक इंसाफ ने। अभी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है उन्होंने सख्ती से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की है, और उन्होंने कहा है कि इंतखाब के हवाले से अहम अमूर पर गौर जारी है। इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टी का फैसला है। जी, मैं लेकिन गौहर खान को वो पार्टी नॉमिनेट करेगी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। जी, मैं आपकी खबर को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनको अभी कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और उनकी जो है उनके हवाले से अब बाकायदा एक वॉर जारी है। अभी बहुत सारे और उनके लोगों ने भी ट्वीट्स किए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये मुकाफाती अमल का एक और नमूना है आपके सामने मलिक साहब। ये जो गड़ा खोदा था नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त जो है उस वक्त 11 रुकनी जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये वो कहा था कि जब तक जो है ये हम किसी को पार्टी को आप मुल्क दुश्मन कहकर आप अगर जो है वो ना कर दे ख़त्म, तब तक उसकी जो है वो नहीं छोड़ ली जा सकती किसी की क़ियादत। लेकिन उसको रिवर्स किया साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच के साथ बैठकर, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किया जब सेनेट की तमाम टिकटें हमारी बढ़ चुकी थी, और उन टिकटों को जो है वो ख़त्म किया गया, मियां साहब को क़ियादत से हटाया गया, और फिर
आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो हमने कन्वीन किए। इमरान खान ने जो जो कुछ कहा था ना और जो जो कुछ किया था, आज वो जो बोया है वो काट रहा है। और ये जो गड़ा उसने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा था, मियां नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो है ना वो ओहदों से मनसब से ऊपर हैं, वो ओहदे बांटने वालों में से हैं, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इमरान खान ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अभी जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ बड़ा काबिल मुजम्मत वाकया जो कल हुआ है अडियाला के सामने, अब ये अजीब बात है कि कल बुशरा बीबी के साथ हुआ, आज अलीमा खान के हवाले से जो है वो एक स्टेज्ड जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। आई डोंट नो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो अपने तौर पर दुरुस्त है कि जो जिस तरह से आमदन से ज़ायद असासों की जो है वो इल्ज़ाम लगाया कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी मियां साहब के अपील के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा ये तो है चार्ज भी ठीक फ्रेम नहीं हुआ था, गवाह भी कोई नैब में नहीं लेके आई, तहकीक भी कोई नहीं की। लग ऐसे रहा था कि तय था, मकसूद था, उनके लफ्ज़ थे मकसूद था कि मियां साहब को सजा देनी है। तो ये सब जब ये सब आपने किया है ना तो फिर गलत तो गलत होता है ना, उसको फिर अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है गलत को दुरुस्त करने के लिए। कल नज़मा बीबी अपील लगी हुई है और लेने के ऊपर शायद केस जिस में नहीं तेज है। रफ्तारी से सजा का अमल एक डन डील लग रहा था आपको, तो शायद जमानत का अमल भी हम सबको डन डील ही लग रहा है। जमानत भी मियां साहब की ऐसे ही होनी है। नहीं बिल्कुल नहीं लग सकता। नहीं मलिक साहब कैसे मुझे ये बताइए, ये अपील 2018-19 की है और मरियम साहिबा की अपील जो है वो इस हवाले से डिसाइड भी हो चुकी है। मरियम साहिबा की ये बरियत के ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है आमिर फारूक साहब उस बेंच के मेंबर थे, दूसरे मेरे ख्याल मसूद अख्तर कियानी साहब थे, वो इसके ऊपर एवन फील्ड के हवाले से तो बाकायदा तौर पर फैसले में लिख चुके हैं कि असासा नवाज शरीफ के नाम नहीं था, नवाज शरीफ की मलकियत ही साबित नहीं होती, मरीम की अबैटमेंट कहां से आ जाती। अरे आप तो कानूनी पहलुओं की बात कर रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि नैब वालों ने कल हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी थी उनसे, पहली पेशी पे ही वो कह रहे थे हमें सिर्फ आधा घंटा दे दें, हमें चाहिए नहीं टाइम, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं करनी। एक मिनट मेरी गुजारिश है, एक जुमला सिर्फ मैं कह दूं, मुझे अफसोस ये है कि खुद चीफ साहब कह रहे हैं कि सजा देना मकसूद था। चीफ साहब को पता है अरशद मलिक की वीडियो है, चीफ साहब खुद बता रहे हैं कि लिखा है सफ़ा नंबर 171 पे जज बशीर साहब ने कि कोई प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सजा देनी है। उसके बावजूद घंटों की समाज जो है वो हो रही है, चला रहे हैं जी, ठीक है। अगर ऐसे ही जो है वो अपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये जो अलग-अलग ग्रुप्स आपके सामने आ रहे हैं, एक परवेज खटक वाला ग्रुप है, इस्तेकाम पाकिस्तान में जितने इलेक्टेबल्स थे भारी भरकम वो सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। एक इमरान खान के पास पार्टी है और वो भी पता नहीं इकट्ठी अभी कितने दिन और आगे चलेगी, उसमें से भी ग्रुप निकलते हैं या नहीं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे, फिर बाकी पार्टी जो तहरीक इंसाफ बचती है उसका क्या बनेगा? अगर चेयरमैन इमरान खान ना हो तो नीचे पार्टी इकट्ठी रहेगी या मजीद टूटेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो नज़र आ रहा है कि पार्टी चेयरमैन जो है ना बुशरा बीबी बनेगी। उसकी वजह यह है कि वो जो इस वक्त काफ़ी डोमिनेटिंग है और पार्टी की तबाही की ज़िम्मेवार भी वही हैं। तो अब ये जो छोटी पार्टी जो भी बनेगी मेरे ख्याल से इसके चेयरमैन ये बनेंगी और ये मज़ीद तितर पिटर हो जाएंगी। उसकी वजह देखें ना, इस पार्टी को आपका ख्याल है कि बुशरा बीबी पार्टी की चेयरमैन बनेगी? उसके लिए तो इमरान खान को उन्हें नॉमिनेट करना पड़ेगा कि वो अमली सियासत में आ जाए। हाँ, तो मेरे ख्याल से नॉमिनेट कर देंगे। जहाँ इतनी चीज़ें उनके कहने के ऊपर किया है, ठीक है ना, इतनी बर्बादी इस पार्टी के उनके कहने पे हुआ है, तो एक और सही जिसको बोलते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफन, ठीक है ना, तो ये भी हो जाना चाहिए। देखिए इस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ, जो इलेक्शंस हैं अभी जो होंगे उसमें देखा जाएगा कि कौन है कौन नहीं, मगर अगर नॉमिनेट कर देंगे तो मेरा ख्याल से चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसकी वजह ये है, लेकिन सर ये आपको भी पता है जो कि डेमोक्रेसी कभी पार्टी जो इमरान खान के नीचे है वो क्या इकट्ठी रह पाएगी? क्योंकि कल ये फैसला होना है, इलेक्शन क्योंकि सर पे खड़े हैं, उसके बगैर आपका पार्टी सिंबल जो पीटीआई का वो भी चला जाता है, बैट भी उनसे छिन जाएगा। बल्ले का निशान रखने के लिए वक्त पे इंतखाबात करवा के इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने हैं, तो गौहर खान को मोस्ट लाइकली इम्कान ये कभी इम्कान ये है कि उसको नॉमिनेट करेंगे। पार्टी नीचे इकट्ठी रह जाएगी इमरान खान के चेयरमैन हुए बगैर? नहीं, देखिए इमरान खान के बगैर पार्टी इकट्ठी रहने का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें डेमोक्रेसी तो कभी किसी पार्टी में थी नहीं, और कम से कम पीटीआई में मैं खुद रह चुका हूँ, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, इट वाज अ वन मैन शो। अब जब वही नहीं अगर रहेंगे तो बाकियों को तो संभालना दे। आप इतनी बड़ी पार्टी की बात करते हैं, वो कोई सिंध को नहीं संभाल सकेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं संभाल सकते, तो वो पार्टी को कौन संभालेगा?
देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतने डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरी पार्टी को संभालना नामुमकिन बात है। और जो अच्छा, एक अगर और जो इशू है, मैं heavyweights आप थे, सारे मेहमानों के उसमें सामने रखता हूँ, आप ही महमूद साहब पहले उसका जवाब दे दीजिएगा। कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो काफ़ी कंसर्निंग है। इंतखाबात के इल्तवा का मतलब होता है कि आप एक गैर जमहूरी सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट के बाद जिसमें फ़ायज़ ईसा साहब ने, जस्टिस अतर मनिल्ला ने 41 पेज का इजाफी नोट दिया, उन्होंने तो इस बात के ऊपर मोहर लगाई थी कि ये हम इसको कह रहे हैं कि अगर ताख़ीर हुई तो ये गैर आइनी फ़ेल होगा, आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा, अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम करने के मुतरादिफ होगा। इसके बावजूद ख़बर ये चल रही है कि इंतखाबात में इल्तवा होगा। कह कौन रहा है, सुनिए ज़रा, दिखाइएगा जी। हमने भी अपील की इलेक्शन कमीशन में, चूँकि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी, और फिर इस सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला, हमारे हाई कोर्ट स्वात का फैसला है कि जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है, तो उसको तो टाइम मिलना चाहिए कि वहाँ पर अपनी कैंपेन करे, मेहनत करे। तो इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है, अगर अदालत चाहती है इसको आगे कर दे, अगर अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगी। हम ये समझते हैं कि इस बात की कानून साजी होनी चाहिए और यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ज़िलाई हुकूमत, दही हुकूमत, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मुकामी हुकूमतें इंटैक्ट ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। इलेक्शन इशू नहीं है, क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठते हैं। जो हालात अमन व अमान के हवाले से हैं, मैं कम से कम अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। महमूद मौलवी साहब, आपका क्या ख्याल है, इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, या आप भी चाहते हैं कि इंतखाबात आगे जाए? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि इंतखाबात होने चाहिए 8 फरवरी को, और उसकी वजह यह है कि मज़ीद तूल करके फ़ायदा नहीं है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर 8 फरवरी को नहीं होने तो ये कम से कम, फिर मैं आपको कहूँगा कि 2-3 साल हो के लिए ना हो, ये 2-3 महीने 4 महीने आगे करना जो है, ये इस मुल्क के मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। या तो इसको 3 साल और 5 साल के लिए आगे करें। अभी जैसे MQM में हम ने वो इजलास किया था, हम वहाँ बैठे थे, कहने लगे जैसे बल्दियात के जब मेयर के इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, 5-5 साल तक एडमिनिस्ट्रेटरों ने जो है मेयर्स की जगह हुकूमतें की हैं, तो फिर वही होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर लग जाना चाहिए। वहाँ पे कोई एक साहब कह रहे थे, वो बात तो सही कह रहे थे कि देखिए जब मेयर के इलेक्शंस होते हैं, जो कि बल्दियाती इलेक्शंस हैं, जो ज़रूरी है, जो आवाम से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जब उसके इलेक्शन जो है आप 5-5 साल तक नहीं कराएंगे, ठीक है ना, और एडमिनिस्ट्रेटर लगा के चलाएंगे, तो फिर ऊपर के इलेक्शंस को लिए क्यों नहीं कर सकते? तो वही बात है कि जब हाफिज अब्दुल्ला साहब से भी पूछते हैं, हाफिज साहब से भी इस पर राइट ले लें। हाफिज साहब, आप क्या फरमाते हैं? ये बड़ा सीरियस मैटर है, पाकिस्तान में जमहूरियत चलानी है नहीं चलानी है, जो बड़ी एक उन्होंने पते की और बड़ी तगड़ी बात की है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा अगर 2-3 महीने नहीं होने तो फिर बेहतर है 3 से 5 साल ही ना कराएं, बात ही खत्म। देखिए नजीम साहब, बात बिल्कुल सही है कि पहले तो ये छिमे गोइयाँ हो रही थी कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, डेट का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर से एक तारीख़ पर इत्तेफाक हुआ, पहले 11 फरवरी की बात हो रही थी, फिर 8 फरवरी पर इत्तेफाक हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इदारे सब मुतफ़िक हो गए एक ही डेट पर जो 8 फरवरी है। अब अगर इसको आप ये मुलतवी किया जाता है इलेक्शन 8 फरवरी से, तो फिर वो आईनी तकाज़ा क्या है, यानी क्या जवाज़ पेश करेंगे कानूनी और आईनी, या इलेक्शन कमीशन या कोई और, कि हम इस जवाज़ की बुनियाद पर, इन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी करेंगे। कौम को आप कैसे एतमाद में लेकिन अक्टूबर के महीने का बयान मौलाना फजल रहमान का भी, उन्होंने मईशत ज़्यादा अहमियत क्या है। आपकी बात सही है, मौलाना साहब ने 2 बातें की है, एक मईशत की बात की और एक अमन और सिक्योरिटी की बात की। वो बात दोनों सही है, मौलाना साहब ने जो बातें की तो वो फिर दोनों इंतखाबात पीछे रख के पहले इन ये दो तो को मौलाना साहब ने अक्टूबर की बात की थी, लेकिन जब
तारीख आया 8 फरवरी का, मौलाना ने कभी ये बात नहीं की है कि इंतखाबात मुल्तवी लेकिन आज परवेज़ खटक और खालिद मकबूल सिद्दीकी इन दोनों के बयान से तो बाद लोगों की राय है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की शायद मर्जी और मंशा होगी, इसलिए इन दोनों लोगों ने बयान बोला। देखिए, ये तो मालूम है कि MQM की पार्टी और उनकी डोर कहाँ से हिलाई जाती है, और परवेज़ खटक की, और ये भी मालूम है कि PTI परवेज़ खटक की जो पार्टी है कैसे बनी और क्यों बनी, किस मकसद के लिए बनी। वो जो बात करते हैं वो भी आप समझे कि खुद नहीं बोल रहे हैं, ज़बान उसका है, बात किसी और की है। तो आपको लगता है कि ये हो सकता है या कहीं ये सोच है? मेरे ख्याल में परवेज़ खटक की बात ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात पे अमल हो जाए या उसको बुनियाद बनाया जाए। या MQM की, इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ये और दिगर नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, कॉम्परस पार्टियाँ हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। कोई भी नहीं चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो और इंतखाबात टाइम पर हो, लेकिन अगर मुलतवी किया जाता है इससे मेरे ख़्याल में अदमी इस्तेहकाम में, ख्वाह सियासी अदमी इस्तेहकाम हो या माशी अदमी इस्तेहकाम हो, इसमें और इजाफा होगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ब्रेक ले लें, अज़मा बीबी से ब्रेक से वापसी पे आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अज़मा बीबी, इंतखाबात बर वक्त इनकाद और शफाफियत सारा कुछ ज़रूरी है। बर वक्त के ऊपर नए सवालात सामने आए हैं। ये मालूम नहीं कि इसके पीछे कौन सी ताकत है, लेकिन ये मल्टीपल क्वार्टर से सिमिलर स्टेटमेंट्स आए तो कुछ दाल में काला होने का शुबा फौरी तौर पर पैदा हो जाता है। आपकी पार्टी का, PMLN का रद्द-ए-अमल क्या है? मलिक साहब, हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। हमारे तो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड अनाउंस हो गए हैं जो टिकट्स का फैसला करेंगे। इलेक्शन सेल ने हमारे हर ज़िले के डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए हैं जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। हमारे मंशूर की तैयारी तकरीबन हो चुकी है, वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। हम तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन के हवाले से। मैं नहीं समझती कि इस किस्म की किसी भी अफवाह को खातिर में लाया जाना चाहिए। जहाँ तक खटक साहब का ये जस्टिफिकेशन कि मेरी पार्टी छोटी है, मुझे टाइम दिया जाए, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनकी पार्टी छोटी है तो उसको अब टाइम दे दिया जाए। दूसरे, जहाँ तक MQM की बात है तो MQM मेरा ख्याल है सिंध ही तो वाहिद एक सूबा है जिसके अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं और वहाँ पर बल्दियाती सिस्टम मौजूद है, तो फिर इलेक्शन को डिले करने की कोई रीज़न नहीं होती। यहाँ पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होने नहीं दिए गए। 1 साल जो है वो शब खून मारे रखा आते ही बल्दियाती इदारों के ऊपर। अगर इंतखाबात मौखर करने की कोशिश की जाती है अज़मा बीबी, तो PMLN उसकी मुखालफत करेगी, रेजिस्ट करेगी इस अमल को? जी मेरा ख्याल है यस, और मैं नहीं समझती कि इस किस्म की किसी चीज़ को फ़िलहाल सीरियस लेना चाहिए। मुझे तो ऐसी कोई सीरियस बात नजर नहीं आती, लेकिन इस हवाले से जो भी कोई चीज़ होगी ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो लाहे अमल भी बनाएगी, इसके ऊपर पॉलिसी बयान भी जारी करेगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसी कोई चीज़ हमारे टेबल पे मौजूद नहीं है और हम तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज ही पार्लियामेंट्री बोर्ड अनाउंस हुए हैं तो हम तो टिकट्स देने जा रहे हैं। 30th को जो है हल्का बंदियां फाइनल हो रही हैं, उसके बाद स्केड्यूल जारी होना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैं समझती हूँ कि जो भी ये बातें की जा रही हैं ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की अब जो है ना वो गैर यकीनी की, अब देखिए ना स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह 60,000 पे पहुँच गई है। एक ही वजह है ना, फितना जो है वो फितना गरी नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुकून है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च नहीं हो रहे, पाकिस्तान के अंदर मार दो, गिरा दो, जला दो, वो सब नहीं हो रहा। सो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और वो इलेक्शंस के अलावा नहीं आ सकती। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट की कुछ खबरें मैं आपको हाईलाइट आज करना चाहूँगा, फिर चलते हैं महमूद साहब के पास, उनसे जवाब भी लेते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वाला मामला था और वो जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले ने उस अमल को रोका था, वो केस चल रहा है। कोर्ट ने आज सवाल जवाब जब हुए तो 3 नवंबर और 12 अक्टूबर, 3 नवंबर वो था जब जजेस को उन्होंने बंद कर दिया और घर भेज दिया, और 12 अक्टूबर वो था जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके दरमियान में कुछ जुमलों का या कुछ मुकालमा आपस में हुआ इस इशू पे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि माजी की बात करें तो मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, इस अदालत ने रास्ता दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो कह रहे हैं हमें तारीख से सबक सीखना और सिखाना चाहिए। काजी साहब ने आगे से जवाब दिया, तारीख यह है कि ताकतवर के जाने के बाद फैसले आते हैं। मुशर्रफ मार्शल्लाह को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है कि वो जजेस जिन्होंने मुशर्रफ के मार्शल्लाह को जायज़ करार दिया था उनका ट्रायल होना चाहिए। कौम बनना है तो माजी देख कर मुस्तकबिल को ठीक करना पड़ेगा, सज़ा और जज़ा ऊपर भी जाएगी। वकला क्यों नहीं पूछते कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं? ये
अगर चीफ जस्टिस साहब ये फैसले पे अमल दरामद कर देना तो शायद आइंदा से कोई जज ये फैसला नहीं करेगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल तरमीम करने का इख्तियार दिया। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो आज काजी साहब ने क्या कहा है कि उन जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं। आई विश के वो तस्वीरें उतारने का कोर्ट ऑर्डर दे दे और कुछ भी ना करे, सिर्फ वो तस्वीरें उतरवा दे। आइंदा से कोई जज ऐसा गैर कानूनी काम, गैर आइनी काम नहीं करेगा। जज ही यहाँ बैठ कर क्यों पॉइंट आउट करें। मीडिया की भी जिम्मेदारी है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। बताएं कितने सहाफ़ी माशाल्लाह के हामी कितने खिलाफ थे। जब कोई मजबूत होता है इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। जस्टिस अता मिर्ज़ा ने कहा। महमूद मौलवी साहब, क्या ये एहतसाब मल्टीपल केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी इसी में है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा वसूल करके उसमें भी गैर आइनी काम किया हुआ है। 460 अरब की डील बैरिया की करके वो भी गैर आइनी काम किया हुआ है। मुशर्रफ के माशाल्लाह को राह मार करके वो भी गैर आइनी काम किया हुआ है। क्या इसके ऊपर एहतसाब हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं हो सकता? देखिए, बदकिस्मती से जो है ना, इसके ऊपर एहतसाब ना कभी हुआ है ना होगा। उसकी वजह कि हर इदारे का एहतसाब हो जाता है और उसके ऊपर तनकीद भी होती है। मिसाल के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिशियंस के ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी रखते हैं, उनके एहतसाब भी होते हैं। फ़ौज का भी जो ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उनके यहाँ भी एहतसाब हो जाता है। आप ब्यूरोक्रेसी में भी एहतसाब हो जाता है। ये अदालती जो है जो मैं कहूँगा लोग, इनका कभी एहतसाब होता ही नहीं है और ना होने देंगे। उसकी वजह कि इस मुल्क की मैं कहूँगा कि तबाही के ज़िम्मेवार जो है ना, और मैं ओपनली कहूँगा, बुरा लगे अच्छा, अदालतें अगर सही हो जाए ना तो ये मुल्क तबाही इस देश पे नहीं होता। आप ये देखें ना, हम क्या बात करते हैं, इंसाफ है ही नहीं, कानून है नहीं। जो आवाम को मिले, जो गरीब आदमी को नहीं मिलता है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कानून है, बड़े बड़े वकील हैं, एक आम आदमी के लिए क्या है? अगर सज़ा और जज़ा की जो है हो यहाँ पे इंसाफ, तो फिर ना लोग कानून तोड़ेंगे, ना जो है ये मुल्क की हालत होगी। एग्जाम्पल आप ले लें, यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे दुबई है, वहाँ रात के 3 बजे कोई सिग्नल नहीं तोड़ता। यहाँ दोपहर के 3 बजे लोग सिग्नल तोड़ते हैं, पुलिस वाला खड़ा है, उनको पता है कुछ होना ही नहीं है, कोई सज़ा और जज़ा का तो निज़ाम ही नहीं है इधर। और जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये कौम कहाँ से सही होगी? देखिए, भी हमें ये सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजेस माशाल्लाह को मोहर लगा के रेगुलराइज करते रहे, बेशुमार मौके हैं। हमारी पार्लिमान हिस्सा बनती थी 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम पास करके उस माशाल्लाह को लीगल कवर प्रोवाइड करती थी। जजेस मोहर लगा के कहते थे सारा कुछ ठीक है, पीसीओ के हल्फ उठाते थे। उनकी कभी होगी लेकिन साहब, इस मुल्क की तबाही में हर हवाले से हो, ख्वाह माशी हवाले से हो, सियासी हवाले से हो, इदारा जाती हवाले से हो, जिस आइन के हवाले से हो, कानून की पामाली के हवाले से हो, इसमें तमाम लोग शरीक हैं। इसमें मीडिया के भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाउसेस शरीक है, इसमें सियासतदान भी शरीक है, इसमें जर्नल भी शरीक है, इसमें जजेस भी शरीक है, इसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शरीक है। अब अगर वाकई हमने सज़ा देनी है तो कहीं से तो शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम जजेस जो बैठे हैं वो कहते हैं कि जिन जजों ने मार्शल लॉ को और कुह को प्रोटेक्ट किया है कानून के ज़रिए, अपने फैसलों के ज़रिए, उनकी तस्वीरें यहाँ क्या कर रही है? अगर उतार दें तो मैं इत्तेफाक तो यहाँ से शुरू करें ना। आप मुतालबा करते हैं मैं बिल्कुल करता हूँ, यहाँ से शुरू करें। और इसी तरह पार्लियामेंट में जुनेजो की तस्वीर लगी है, उसको भी वहाँ से हटा दें। शौकत अजीज़ की तस्वीर लगी है, उसको भी वहाँ से हटा दें। अगर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोइन कुरैशी की तस्वीर लगी है, उसको भी वहाँ से हटा दे। कहीं से तो शुरू कर लेना। सियासतदान यहाँ से शुरू करे, जजेस वहाँ से शुरू कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें वाकई ईमानदारी से हम काम करते हैं तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टेट वकार का फैसला मौजूद है, तो लिहाजा उसी फैसले को बुनियाद बना के उसी को वही केस लगा, उसी केस को सामने रख कर किस किस जज ने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को प्रोटेक्ट किया था, किसने इजाज़त दी थी कि आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, किसने इजाज़त दी थी कि आप हुकूमत कर सकते हैं? वो जज जिंदा है, जिसने भी किया है। स्टेट वकार बेचारे ने फैसला दिया, उसके खिलाफ इसी इमरान खान की हुकूमत के वज़रा बैठ के उनको पागल करार दिया। 1 महीने में वो कोरोना की वजह से कहते हैं कि वो जान अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, दुनिया में नहीं है। तो यहाँ से शुरू करें ना। दो इनके वजीरों ने, सिटिंग मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट के वजीरों ने बैठ के पागल करार दिया। क्यों? उन्होंने एक सच्चाई पर मबनी फैसला किया उस शख्स के खिलाफ जिन्होंने 2 बार आइन तोड़ा था। यानी उन्होंने पार्लियामेंट पर भी हमला किया,
आइन पर भी हमला किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए खुद से एक चैलेंज पैदा किया। आई होप कि इसको चीफ जस्टिस साहब लेकर अब आगे चलें। आज अगर सवाल उठाया तो आगे भी चलें। सुप्रीम कोर्ट की जजेस को मार पड़ी उसी डंडे से जिस डंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रोटेक्शन दी थी। देखिए 12 अक्टूबर को तो उन्होंने जायज़ करार दिया था, 3 नवंबर को जब जज पकड़े गए तो उसके ऊपर सवाल उठा था। तो अब ये तफरीक है, सुप्रीम कोर्ट को इसको हल करना है। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 12 अक्टूबर 99 उसको किसी तरीके से जस्टिफाई करना एक जमहूरी माशरे के अंदर जहाँ एक आइन मौजूद हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद हो, वहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यूनिफॉर्म के अंदर 3 साल आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया। अज़मा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे सामने आया और जस्टिस अतर नज़िल्ला का जो 41 पेज ऑर्डर हमारे सामने पहले से मौजूद है, आज वाला इस केस की हेयरिंग का भी जो हिस्सा है उसको भी साथ मिला लें, तो सुप्रीम कोर्ट का एक मूड या एक रुझान नज़र आता है कि पाकिस्तान में ये जो गैर आइनी इक़दाम हैं, मार्शल लॉ का रास्ता है, शब खून मारा जाता है जमहूरियत पे, उसका चैप्टर बंद करना है। वो ख़्वाह जज हों, जर्नैल हों, मीडिया के लोग हों, सारों को वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन फ़र्स्ट स्टेप कोई तो होना है। आज उन्होंने ख़ुद से ऊपर एक सवाल उठाया है कि इन जजों की तस्वीरें क्यों लगी हैं। तो मेरा तो दिली ख्वाहिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब अगला ये हुक्म पास करेंगे, इन जजेस की तस्वीरें उतार दें जो गैर आइनी काम का हिस्सा बने थे। आप क्या कहेंगी? देखिए मलिक साहब, 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि आप, मैं, बाकी और जो भी लोग हैं सवाई जुडिशरी के, सब हम सिर्फ कह सकते हैं। अल्लाह पाक ने जो ये काजी के मनसब पे बिठाया है ना जजों को, इनको अल्लाह ताला ने ये पावर दी है कि ये कहेंगे नहीं, ये कर सकते हैं, ये हुक्म दे सकते हैं हर एक को, ये जो चाहें कर सकते हैं। ये जो अच्छी बात हो कि अगर हम सब अपने अपने काम करने शुरू कर दें। अब देखिए जो हमारे मुल्क का इस वक्त फॉर्मेट ये है कि अगर जुडिशरी के अंदर जो है वो कोई गलत चीज़ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी विदिन जुडिशरी होती है। अगर जो है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं है तो उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का तरीकाकार है। सियासतदान जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी तो खैर हर एक ही कर सकता है, वो उनको खुली छुट्टी है कि सियासतदान की अकाउंटेबिलिटी हर एक करे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपने अपने इदारों की अकाउंटेबिलिटी जो अभी तक उनके पास इख्तियार है, हम किसी और की तरफ देखने की बजाय अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दें। जजेस जो है वो अपने इदारे की अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दें। आज जिस केस के ऊपर जो स्टे दिया गया था, आपको पता होगा मलिक साहब कि वो जो है हमारे जज साहब जो हैं, एक तो अमीर भट्टी साहब थे, दूसरे जो हैं जिन्होंने स्टे दिया था मुशर्रफ की उसके ऊपर वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके ऊपर पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर केस भी चल रहा है। उसी को एग्जाम्पल बना लीजिए, उसी के ऊपर जो है वो उन्होंने स्टे दिया था इस कार्रवाई के ऊपर, और वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं। गो उनके ऊपर अभी रेफरेंस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये तस्वीरें उतार देना या जो है हमेशा वैलिडेट जो है, ये एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ सिर्फ जजेस के पास ये पावर है कि वो कर सकते हैं। वो आज गैर आइनी करार दे दें, सब मसला हल हो जाएगा। जो फौज है वो अपने अंदर से ये फैसला, अभी तक उनका जो फैसला वो कहते हैं अज़मा बीबी बहुत ही वेलकम स्टेप होगा और एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसको बाकियों के ऊपर दबाव होगा कि फॉलो करें। अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जो गैर आइनी काम का हिस्सा बने थे हम उनकी तस्वीरें उतार रहे हैं यहाँ से, तो आप पॉलिटिशियंस के ऊपर भी दबाव होगा कि कोई बैसाखी मत बने किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की, और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव होगा कि वो आइंदा से किसी ऐसे गैर आइनी काम का हिस्सा बनने वालों को खुद एहतसाबी से गुजारें। मलिक साहब, जो पॉलिटिशियंस है ना, उन्होंने मिसाक जमहूरियत अगर आप देखें उसके अंदर ये प्लेज है कि हम कोई कंधा अपना नहीं देंगे किसी को मुल्क के अंदर माशाल्लाह लगाने के लिए। इसी वजह वो से सीओडी के ऊपर आप लोगों ने अमल नहीं किया माजरत के साथ। सीओडी साइन होने के फौरन बाद एनआरओ की टॉक्स हो रही थी दुबई में, उसकी मैं बहुत मिसालें नहीं देता, वो अच्छी मिसाल आप लोगों ने कायम नहीं की। उसके बाद आप लोग खुफिया तरीके से मामला करते रहे। नहीं, मुल्क के अंदर वापस आना हर एक का हक है ना जी, और मुल्क के अंदर वापस आने के लिए जो टॉक्स हो रही थी, चले मैं उसको जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन चले वो बात ये है कि ये जो अभी असम्बलियों ने अपनी टर्म पूरी करनी शुरू की है, ये सीओडी के बाद हुई है मलिक साहब। ये जो किसी भी तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म को निकाल भी दिया जाता है तो दूसरा वज़ीर-ए-आज़म बदलता है, रज़ा गिलानी के बाद परवेज़ अशरफ, टर्म पूरी करती है, नवाज शरीफ के बाद शाहिद खान और इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ, गलत है, तीनों असम्बलियां दो वज़ीर-ए-आज़म गलत है। मैंने यही कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए हैं। हमने कम से कम असम्बलियों को टर्म पूरा करना पहला जो है स्टेप हुआ। अब वज़ीर आज़म को किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए या वज़ीर आज़म को किसी साजिश के तहत निकाला नहीं जाना चाहिए। अब ये एक स्टेप है जिसके ऊपर पार्लियामेंट को फर्मली खड़े होना चाहिए, और कोई भी साजिश अगर किसी भी जमात का वज़ीर आज़म हो उसके खिलाफ हो, उसको लेना चाहिए।
क्लोजिंग रिमार्क्स महमूद साहब। देखिए मैं ये कहूँगा क्लोजिंग रिमार्क्स में, देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जैसे मेरी बहन अभी कह रही थी कि हर इदारे को अपना अपना एहतसाब करना चाहिए और शुरू अदलिया से होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो सबसे अहम इदारा है, उसके बाद ये शुरू होगा। जिस दिन अदलिया अपना एहतसाब करना शुरू करेगा, मैं कहूँगा कि दूसरे सारे इदारे जो है अपना अपना हिसाब खुद ही से शुरू कर देंगे। पहले अदलिया करके तो दिखाए। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आज अदलिया मौजूद है, वो शुरू वहाँ से करे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो सियासत के दावे और जमहूरियत के दावे करते हैं वो भी एक वादा करे, जब नई पार्लियामेंट आएगी वो कानून साजी करे, ऐवान सदर में जितने वर्दी में मरबूत सदूर है उनको हटा दे और यहाँ पार्लियामेंट में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोइन कुरैशी जैसे वज़ीर आज़म में उठा दे, एक ऐसी कानून साजी करे ताकि इस किस्म की कठपुतलियों का रास्ता रोक। पहले तो ये तय करें कि खुद कठपुतली नहीं बनेंगे, खुद कठपुतली तो यही किसी का रास्ता रोकेंगे। हाफिज हाफिज अब्दुल्ला साहब, अज़मा बुखारी, महमूद मौलवी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।